मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं घंटे को काउंट नहीं करता हूँ। मैं अपनी आउटपुट को काउंट करता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है आज। मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता था आज मुझे ये पढ़ना है, तो वो कोशिश करता था रात तक पूरा हो जाए। कल्याणी वल्लथ करके मैम है, वो त्रिवेंद्रम केरला में उनका इंस्टीट्यूट है, वल्लथ इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट का मेरे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी में बहुत योगदान रहा है। उनके यूट्यूब पर फ्री वीडियोज़ हैं, जो उनकी बुक्स भी आती है मार्केट में। तो जैसे-जैसे बुक्स के जैसे चैप्टर हैं, उस बुक्स के चैप्टर के हिसाब से उन्होंने अपना एक-एक वीडियो डिज़ाइन किया हुआ है। एक बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं। उनका ये कहना है कि आप तो बुक लिस्ट पूछो। बिल्कुल। तो आप तो सब्जेक्ट में कौन-कौन सी बुक पढ़ी और किस-किस ऑथर की बुक पढ़ी? जी। वो बताइए। क्योंकि सर ये टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती है और कई बार अपन जो बड़े-बड़े ग्रंथ उठा लेते हैं, वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो आपको स्कॉलर बना देते हैं। वो आपको राजस्थान जीके में अच्छा तो बना देंगे, आप नो डाउट आप दूसरों से बेहतर तो हो जाओगे। जी। लेकिन आरपीएससी आपसे क्या चाहती है, वो आप जस्टिस उसके साथ नहीं कर पाओगे। ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आस-पास के जो अंकल्स होते थे, तो वो मेरे पापा को बोलते थे, "अरे यार, नौकरियाँ कोई लगती है क्या आजकल? नौकरी तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है, सरकारी नौकरी तो चेक और चेक से ही लगती है।" तो पहला बंदा गया, उससे हमने पूछा भाई कैसा हुआ? वो आया जब वापस इंटरव्यू देके, उसने बोला हॉरिबल, हॉरिबल। उसने डरा दिया। हाँ। तो फिर मुझे लगा यार हॉरिबल, हॉरिबल ऐसा क्या हो गया? और उसमें इंटरव्यू जो रूम होता है, उसके बाहर रेड बल्ब लगा हुआ होता है। जो अपन ऑपरेशन थिएटर में जैसा देखते हैं ना, वैसा का वैसा रेड बल्ब होता है। तो वो पूरी सेटिंग ऐसी थी कि कि मैं क्या अच्छा-अच्छा बंदा भी एक बार तो सोचे यार रेड बल्ब का क्या लेना-देना आज इंटरव्यू में। सर मैंने ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तहसीलदार सर, एसडीएम सर जी। और एडीएम सर, कलेक्टर सर, इन सबको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो मुझे अब लोग कहते हैं कि इनको बहुत पावर मिलता है, पर वो ये नहीं समझते विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको सिर्फ़ वो लाल बत्ती तो दिखती है गाड़ी की पर और रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग देखते नहीं है। 10वीं के बाद साइंस मैथ्स चुना तो मानो तय था कि इंजीनियरिंग ही अगला पड़ाव होगा, पर मन की दिशा विज्ञान विषय से हटकर सिविल सेवा की ओर मुड़ने लगी। फिर क्या था, विज्ञान को अलविदा कहा और आर्ट्स लेकर कॉलेज का रुख किया। करियर की पहली सीढ़ी किसी भी नौकरी से शुरू करनी थी तो एलडीसी की परीक्षा दी और सफलता मिली। फिर पटवारी की परीक्षा दी, वह भी क्लियर कर लिया। पटवारी की नौकरी करते हुए एक नया सपना देखा, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, और तैयारी में जुट गए। असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 भर्ती में परीक्षा दी, न केवल सफलता मिली बल्कि अंग्रेजी विषय में रैंक 48 हासिल कर ली। आज हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करने के लिए उपस्थित है कॉलेज प्रोफेसर भरत रामनानी। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। भरत, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बधाई, शुभकामनाएं कि आप इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो और रैंक आई है 48। ठीक कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल। आपने कब डिसाइड किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है? सर ये बात है 2021 की, हाँ। जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ कदम उठाना चाहिए। 2020 की जो भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो वो 2021 में उसके फॉर्म रीओपन हुए थे। तो जब पहली बार फॉर्म ओपन हुए थे, जब मैंने ये फॉर्म नहीं भरा था, लेकिन जब फॉर्म रीओपन हुआ, तब मैंने सोचा कि मुझे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और मैंने फॉर्म भरा। हालाँकि मैं उस समय एलिजिबल नहीं था, इंटरव्यू तक भी मैं वहाँ पे एलिजिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने अनुभव लेने के लिए, इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, एक पेपर को एग्ज़ाम हॉल में एक्सपीरियंस करने के लिए मैंने ये फॉर्म भरा और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा इंटरव्यू कॉल उस टाइम नहीं हो पाया। अच्छा, इंटरव्यू कॉल हो भी जाता तो भी आप सेलेक्ट नहीं होते? नहीं सर, नहीं होता मैं, क्योंकि इंटरव्यू जिस तारीख को हुआ था, जी। उस तारीख तक मेरी नेट नहीं होती और मेरी नेट तो शायद हो भी जाती, लेकिन एमए मेरी कंप्लीट नहीं होती। एमए कब हुई आपकी? नवंबर 2022 में कंप्लीट हो गई। अच्छा, वो तो केवल आपने एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए हाँ, एग्जाम जी, दिया। जी, उसको एग्ज़ाम हॉल में वो कैसा क्या पेपर्स में किस तरह का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं, मुझे नेक्स्ट भर्ती के लिए मुझे क्या किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। तो वो एक तरह का मेरा वो अनुभव लेने के लिए मैंने दिया था। ग्रेजुएशन कब हुई? ग्रेजुएशन सर मेरी हुई थी 2017 में और मैंने एमए फिर कंप्लीट की थी 2022 में। तो ये बीच का गैप लंबा रहा? बीच के गैप में सर ये हुआ कि 2017 जुलाई में जो सेशन खत्म होते उसमें मेरी ग्रेजुएशन हो गई। जी। फिर 2018 जनवरी में मैं सेशंस कोर्ट में क्लर्क के पद पर चयनित हुआ। अच्छा, आप जॉब लग गए थे? जॉब लग गया था। ग्रेजुएशन होते ही? ग्रेजुएशन होते ही जॉब लग गया और इसी वजह से सर मैं बीएड भी नहीं कर पाया। मेरी 2017 जुलाई में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मैंने बीएड में एनरोल कर लिया और बीएड प्रीवियस ईयर में मैं 6 महीने हुए थे मुझे।
तो 6 मंथ्स हुए और फिर मेरे इसमें सिलेक्शन हो गया कोर्ट में एलडीसी के पद पर। तो मुझे मजबूरन वो बीएड छोड़नी पड़ी बीच में ही अधूरी, और फिर मैंने एलडीसी पद को ज्वाइन किया और 8 महीने बाद मैं पटवारी पद पर चयनित हुआ सितंबर 2018 में। तब अच्छा, तब से आज तक मैं पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। तो ये पटवारी का एग्जाम कब दिया आपने? पटवारी का एग्ज़ाम सर मैंने दिया था 2016 में, दिसंबर 2016 में एग्ज़ाम हुआ था। हाँ, और उसकी जो रिज़ल्ट आया था, जो फाइनल रिज़ल्ट जब आया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और उसके बाद कोर्ट एलडीसी का रिज़ल्ट आया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन 8 महीने बाद आरएसएम एसएसबी ने वेटिंग का रिज़ल्ट जारी किया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ पटवारी के पद पे। तो फिर मैंने इसको एलडीसी को टाटा बाय कहते हुए पटवारी के पद पटवारी पर ज्वाइन जॉइन कर कर लिया। लिया। जी सर। अभी आप पटवारी हो। जी सर। कहाँ पोस्टिंग है? जी सर, पाली तहसील में बोमादड़ा पटवार मंडल है, वहाँ पे हाँ, पोस्टिंग है। तो आपकी एक ही जगह पोस्टिंग रही या अलग-अलग जगह नहीं सर, रही? मैं पहले सिरोही था, मेरी फर्स्ट पोस्टिंग सिरोही जिले में रही। अच्छा, हमारे इस साइड में एक बात चलती है गाँवों में, जी सर। सबसे बड़ी जो नौकरी होती है वो हुँ, पटवारी की होती जी। है। जी सर, इसके बारे में एक कहावत भी है, हाँ, ऊपर करतार नीचे पटवार। हाँ, तो ये कहावत उस समय के लिए ठीक थी, 15 साल पहले जब पटवारी के पास बहुत अच्छा पावर हुआ करता था। हाँ। उस समय के लिए बात एकदम सही थी और सटीक थी। आज के जो युग है, आज के नज़रिए से देखा जाए, तो पटवारी पद का महत्व धीरे-धीरे अभी थोड़ा कम होता जा रहा है। अच्छा, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हुई आपकी? ये सर आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। वास्तव में मुझे ये मुझ चाह रहा था कि ये सवाल मुझसे पूछा जाए। हुँ, मेरी ग्रेजुएशन 2017 में कंप्लीट हुई और मैंने मेरी 11th-12th जो थी, वो मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से की थी। अच्छा, इंजीनियर बनना था। इंजीनियर बनना था, बिल्कुल बनना था। हुँ, लेकिन जब 12th पूरी हुई, तो फिर मुझे लगा कि यार मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, मुझे सिविल सर्विसेज़ की तरफ रुचि हुई, जाने हुँ, की इच्छा हुई। हुँ। तो मैंने फिर साइंस को छोड़ दिया, बीए मैंने शुरुआत कर दी और बीए में मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं था। अच्छा, बीए में मेरा इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट नहीं था। हाँ, कंपल्सरी हिंदी और कंपल्सरी इंग्लिश का ऑप्शन मिला था हमको, जेएनयू यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन मिलता है, हुँ, या तो आप कंपल्सरी हिंदी लीजिए या आप कंपल्सरी इंग्लिश लीजिए। तो मेरी इंग्लिश वैसे ठीक थी, तो मैंने सोचा हिंदी से बजाय इंग्लिश ले लेता हूँ। तो मैंने कंपल्सरी इंग्लिश तो लिया था, लेकिन वो सब्जेक्ट नहीं सब था। एज़ अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर नहीं था मेरा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी था। फिर एमए इंग्लिश में फिर किया। एमए इंग्लिश में 5 साल बाद की और मीडियम कौन-सा था आपका? मीडियम हिंदी मीडियम रहा सर शुरू से। एमबीए भी अच्छा, हिंदी मीडियम की है और एमए तो इंग्लिश में ही है, तो उसमें तो मीडियम का सवाल उठता नहीं है, हाँ, बाकी शुरू से ही हिंदी मीडियम ही रहा मैं। हुँ, और 9th क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल में मैंने पढ़ाई की हुई है और फिर 10th 11th 12th मैंने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई की। लेकिन वो भी प्राइवेट स्कूल भी बहुत ही एकदम बेसिक ही थी और जिसका नाम भी विद्या मंदिर था। तो आपने आईआईटी, जेईई का एग्ज़ाम दिया? नहीं सर, मैंने नहीं दिया, मेरी रुचि नहीं थी उसमें जानने की। तो फिर सब्जेक्ट ये क्यों लिया 11th में? 11th में तो सर वो सब ले रहे थे दोस्त वगैरह, जो इंटेलिजेंट लोग थे सारे वो ऐसा कहते थे कि भाई जो इंटेलिजेंट है वो तो साइंस मैथ्स ही लेता है। तो आपने देखा-देखी ले ली देखा-देखी ले और ली। होशियार भी हैं। होशियार भी है और वो उसका सर मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। 11th-12th में जब आप साइंस मैथ्स लेते हो, हुँ, जब आप मैथ्स के इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सॉल्व करते हो, तो आपका जो आईक्यू है वो बेहतर होता चला जाता है। तो अगर 11th-12th मेरी साइंस नहीं होती तो मेरा शायद आईक्यू थोड़ा-सा अभी से कमज़ोर होता, अगर हुँ, मैं आर्ट्स लेता तो। मुझे ऐसा लगता है साइंस और मैथ्स और फिज़िक्स जो सब्जेक्ट है, ये आईक्यू को बहुत अच्छा इंक्रीज़ करते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि जब सिविल सर्विसेज़ के भी जो रिज़ल्ट आते हैं, तो ज़्यादातर आईआईटीएन होते हैं, बीटेक वाले ज़्यादा होते हैं। आजकल हर सर्विस में बीटेक वालों का बहुत ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। तो इसका कारण यही है कि उन्होंने साइंस और मैथ्स पढ़ी है, इंटीग्रेशन और डेरिवेशन। अब मुझे खुद को भी विश्वास नहीं होता कि मैंने 12th क्लास में इंटीग्रेशन और डेरिवेशन सॉल्व किए हुए हैं। तो उसका हुँ, प्रभाव रहा है मेरी ज़िंदगी में। अभी तक चल रहा है वो। अभी तक चल रहा है बिल्कुल। 10वीं में स्कोर क्या था आपका? 10th में सर मेरा स्कोर था 73.33%। और 3 पॉइंट 12th में? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ 74.80% बने थे। अच्छा, घरवालों ने ये नहीं कहा कि ये इंजीनियरिंग की तरफ जाओ? घरवालों ने तो सर मेरे मम्मी-पापा जो है वो इतने बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं। हुँ, मदर पढ़ी लिखी है मेरी और मेरे फादर थोड़े कम पढ़े हुए हैं। पर गाइडेंस करने की स्थिति में नहीं गाइडेंस थे। करने के लिए कुछ लोगों ने बोला भी, हुँ, लेकिन मेरा मन नहीं माना, तो मैं एक्चुअली शुरू से ही ऐसा रहा हूँ कि मैं थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव का रहा हूँ। जो मेरा मन कहता है वही मैं करता हूँ। हुँ, ये मेरा ज़िद्दी स्वभाव शुरू से ही रहा है। तो इंग्लिश में एमए करना है, ये मन कब हुआ आपका? इंग्लिश में एमए सर करना है 2020 में जब कोविड आया था, उस हुँ, टाइम हमारी जो ड्यूटीज़ थी थोड़ा-सा हमको समय मिला, क्योंकि लोग वगैरह से मतलब जो रेवेन्यू के जो काम थे, उनको थोड़ा-सा मतलब लोग वगैरह आते नहीं थे कोविड में, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था। उस टाइम मैं थोड़ा फ्री था, तो मेरे मन में आया कि क्यों नहीं इस थोड़ा फ्री टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए, और उस समय मैंने वीएमयू से एमए प्रीवियस का फॉर्म भरा और फिर मैंने नॉवेल्स पढ़े कुछ, नॉवेल से मेरी इंग्लिश बेहतर हुई। जब ये एमए कंप्लीट हुई, फिर मैंने नेट का भी दे देते हैं और नेट भी पास हो गई 2022 में। फिर इस प्रकार से 2023 वाले वैकेंसी मैंने पूरा अपना जी-जान से मेहनत की और आज 48वीं रैंक के साथ आपके सामने हूँ। अच्छा भरत, एक बात देखी जाती है कि कलेक्टर को लोग आइडल मानते हैं। जी सर। सामान्य आदमी भी कलेक्टर को जी, देखता है जी तो सर। उसका एक चार्म है। बिल्कुल है सर।
चूंकि आप तो उसी डिपार्टमेंट से आते हो, जी सर, तो बिल्कुल है। कभी ये नहीं हुआ कि मुझे कलेक्टर बनना है, मैं यूपीएससी दे लूं? जी। सर, मैंने ये जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, तहसीलदार सर, एसडीएम सर जी। और एडीएम सर, कलेक्टर सर, इन सबको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। तो मुझे अब लोग कहते हैं कि इनको बहुत पावर मिलता है, पर वो ये नहीं समझते विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनको सिर्फ़ वो लाल बत्ती तो दिखती है गाड़ी की, पर और रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग देखते नहीं है। लोगों को ये पता नहीं होता है कि उनसे लोग कितनी ज़्यादा उम्मीद करते हैं। आज एक पटवारी पद से भी लोग इतनी उम्मीद रखते हैं हमारे गाँव में कि ये पटवारी साहब सब कुछ कर देंगे, जबकि हमको पता है हमारे हाथ में बहुत ही कम पावर्स हैं। तो उम्मीद लोगों की बहुत ज़्यादा होती है, और पावर आपके पास जो है वो है। आप हर काम नहीं कर पाते हो लोगों का, जो आपसे वो उम्मीद रखते हैं वो आप पूरी नहीं कर पाते हो। तो इसलिए मैंने उनको नज़दीक से देखा है अधिकारियों को। पहले शुरुआत में अट्रैक्शन था, जब मैं जॉब में नहीं था, तब मुझे इस इन पदों के प्रति अट्रैक्शन था। लेकिन अभी मैं 5-6 सालों से इनको बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा अट्रैक्शन कम हो गया इनसे, इन पदों से। फिर सीधा ही असिस्टेंट फिर प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तरफ। अच्छा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कितने समय की आपने? जब जून 2023 में वैकेंसी आई थी, अनाउंस हुई थी इसकी, हम्म। जून 2023 से लगाकर और मई 2024 21 मई को जब हमारा एग्ज़ाम था, जून से मई तो लगभग 10-11 महीने अच्छी तैयारी की। लेकिन उससे पहले रेगुलर तैयारी मेरी नहीं थी, क्योंकि मेरी अच्छा, जॉब भी वैसे आपने 2021 में दिया एग्जाम? हाँ, 2021 में दिया था। उस हम्म। टाइम जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, और नेट के लिए जो थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। लेकिन प्रॉपर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वैकेंसी के लिए, क्योंकि नेट अलग बात होती है और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर अलग बात होती है। हाइली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। तो इसमें आपको पूरा अपना देना पड़ता है, इसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते। नेट में एक बार फिर भी आप थोड़ी लापरवाही से आप प पास हो जाते हो, क्योंकि पेपर फर्स्ट होता है उसमें। पेपर फर्स्ट मेरा अच्छा रहा है शुरू से ही, तैयारी चालू की। कुल मिला के 11 महीने आपने प्रॉपर तैयारी की, हाँ, करीब-करीब 11 महीने विदाउट ड्रॉप पे हुए? विदाउट पे सर, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ मैं। जब राजस्थान जीके का एग्ज़ाम था 7 जनवरी 2024 को, तब मैंने 15 दिन की पीएल ली थी। और जब 21 मई 2024 का इंग्लिश ऑप्शनल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम था, तब भी मैंने 15 दिन की अवकाश लिया था। लेकिन उसके अलावा उम, विदाउट पे नहीं हुआ मैं। जॉब और पढ़ाई हुँ। दोनों आपने एक साथ कैसे मैनेज की? पटवारी पद पे रहते हुए आपको बहुत सारे आपकी ड्यूटीज़ होती है, हाँ। और उस टाइम इलेक्शन भी चल रहे थे। जब जनवरी 2024 में जब जीके का एग्ज़ाम था, उससे पहले हमारे विधानसभा इलेक्शंस में ड्यूटी थी मेरी। उससे पहले लोकसभा इलेक्शन में ड्यूटीज़ थी। तो ये है बहुत ही मुश्किल रहा मेरे लिए, लेकिन मैंने सैटरडे संडे को यूज़ किया, और ऑफ़िस से आने के बाद उसको उस टाइम को यूज़ किया, और ऑफ़िस में कई बार ऑफ़िस के दौरान भी कभी-कभी थोड़ा मोबाइल में पीडीएफ वगैरह देख लिया करता था। वैसे जॉब के अलावा आप कितने घंटे पढ़ लेते थे? मैंने सर घंटे काउंट नहीं किए, ये मैं घंटे, मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं घंटे को काउंट नहीं करता हूँ। मैं अपनी आउटपुट को काउंट करता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है आज। हम्म। मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता था, आज मुझे ये पढ़ना है, तो वो कोशिश करता था रात तक पूरा हो जाए, हम्म। और पूरा हो जाता तो फिर लगता है यार थोड़ा और ये भी देख लें, वो भी देख लेता। लेकिन ऐसे घंटे मैंने कभी काउंट किए नहीं सर। लोग रात को पढ़ते थे देर रात रात को तक? सर 2 बज जाते थे, 3 बज जाते थे। अच्छा। हाँ, हम्म। रात को कई बार नींद भी, स्ट्रेस बहुत रहता था एग्ज़ाम का और दोनों जॉब का, तो कई बार नींद भी थोड़ा मुश्किल से आती थी। तो उसको मैंने यूटिलाइज़ किया उस पढ़ाई के लिए, और सुबह फिर कई बार लेट भी उठते थे, लेकिन फिर वो चल जाता था। क्योंकि घरवालों को पता था कि पढ़ाई कर रहा है, तो लेट उठेगा, कोई नहीं, रात को पढ़ा है, तो घरवालों से सपोर्ट, मम्मी-पापा से पूरा सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी कहा नहीं कि इतना लेट क्यों उठता है, क्या है? कोचिंग ली आपने कोई? इसमें मैंने कोई विशेष कोई कोचिंग नहीं ली। बाकी इसमें एक कल्याणी वल्लथ करके मैम है, वो त्रिवेंद्रम केरला में उनका इंस्टीट्यूट है, वल्लथ इंस्टीट्यूट। वो इंस्टीट्यूट का मेरे इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी में बहुत योगदान रहा है। उनके यूट्यूब पर फ्री वीडियोज़ हैं। वो वीडियोज़ उन्होंने इस टाइप से डिज़ाइन किए हैं, जो उनकी बुक्स भी आती है मार्केट में। तो जैसे-जैसे बुक्स के जैसे चैप्टर हैं, उस बुक्स के चैप्टर के हिसाब से उन्होंने अपना एक-एक वीडियो डिज़ाइन किया हुआ है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है? वो वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और हम्म। बुक्स है, जो बुक्स आपको मँगानी पड़ती है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं किया? और बाकी सर बहुत सारी चीज़ें छोटी-मोटी की होगी, ऐसे यूट्यूब पे जो दूसरे भी टीचर्स रहे होंगे, उनके फ्री हम्म। वीडियोज़ रहे होंगे। आपकी जॉब में योगदान इनका सबसे ज्यादा है? इनका सबसे कल्याणी वल्लथ मैम है, हम्म। उनका सबसे ज़्यादा योगदान है। अच्छा, जीके के लिए आपने क्या किया? जीके के लिए सर मैंने 7 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम था। लगभग वो 2 महीने पहले उन्होंने आरपीएससी ने डेट निकाल दी थी, जी। और उन्होंने ये भी बता दिया कि मई में आपके इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, और जनवरी में आपका जीके का एग्ज़ाम। तो बीच में गैप था इंग्लिश में, तो इंग्लिश को मैंने एक बार साइड कर दिया 2-3 महीने पहले। तो फिर मैंने कहा 2 महीने मुझे जीके को ही पढ़ना है। तो जीके में एक सर हैं, गुरु ज्ञान पब्लिकेशन करके, यूट्यूब पे वो वीडियोज़ बनाते हैं। वो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को लेके उनको पूरा सॉल्व करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लिया प्रीवियस ईयर का, उनके जो सही ऑप्शन बता दिया, बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं उनको भी वो अच्छे से डिस्क्राइब करते थे। और उनके जो ऐप था उनपे, उनके वो टेस्ट सीरीज़ वो चलाते हैं, उस टेस्ट सीरीज़ का सहयोग रहा, उनके जो वीडियोज़ हैं उनका सहयोग रहा। बाकी दिशा पब्लिकेशन की बुक्स बुक्स आती है, उसमें वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स होते हैं, जी। वो 2 बुक्स आती हैं। उनका भी, वो भी मैंने बुक्स पढ़ी,
और जीके में इस प्रकार से मैंने इन दोनों दिशा पब्लिकेशन और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन का सहयोग रहा। अच्छा, टेस्ट सीरीज आपने ली? टेस्ट सीरीज ली, हम्म, क्योंकि सर ये टेस्ट सीरीज जो होती है वो एग्जाम ओरिएंटेड होती है, और कई बार अपन जो बड़े बड़े ग्रंथ उठा लेते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होते हैं, वो आपको स्कॉलर बना देते हैं, वो आपको राजस्थान जीके में अच्छा तो बना देंगे, आप नो डाउट आप दूसरों से बेहतर तो हो जाओगे, जी। लेकिन आरपीएससी आपसे क्या चाहती है वो आप शायद वो आप जस्टिस उसके साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड ही मटेरियल पढ़ना चाहिए। आरपीएससी का हमेशा फोकस रहा है ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल क्वेश्चंस पे, वो हमेशा ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछती है, तो अपन वो थ्योरी पढ़ने लग जाते हैं, वो कहानियां पढ़ने लग जाते हैं हिस्ट्री की, उसमें अपना समय वेस्ट हो जाता है। तो कहानियां, और ये वो अच्छी बात है, पढ़नी चाहिए, अगर आप एग्जाम क्लियर हो जाए फ्री समय में पढ़नी चाहिए, अच्छे इंस्पायर करती है वो कहानियां, लेकिन वो एग्जाम की तैयारी के दौरान कहानियों को थोड़ा साइड में रखते हुए ऑब्जेक्टिव और फैक्चुअल क्वेश्चंस पे फोकस रखना चाहिए। सब्जेक्ट के लिए आपने टेस्ट सीरीज ली? नहीं सर, सब्जेक्ट के लिए कोई टेस्ट सीरीज इतनी अच्छी क्वालिटी की कोई मुझे लगी नहीं अपने यहाँ पे राजस्थान में, और प्रॉपर क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा टीचर्स नहीं है, और ये नेशनल लेवल पे बहुत सारे टीचर्स हैं, लेकिन नेशनल लेवल वाले वो नेट पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, और आरपीसी का वो लॉन्च तो कर देते हैं, लेकिन वो इतना वो ध्यान से वो नहीं बनाते हैं, तो फिर मैंने नहीं लिया कोई भी। बस मैंने वो बुक्स वगैरह पढ़ी और नोट्स बनाए मैंने, मेरे क्लासमेट्स की बुक आती है, जो क्लासमेट्स की नोटबुक आती है 400 पेज की, जी। तो उन 400 पेज में मैं क्या करता था, वो बुक्स पढ़ता था, उसमें जो थ्योरी होती थी वो तो मैं उसमें नहीं लिखता था, उसमें जो फैक्ट होता था, जो मुझे लगता था आरपीसी इसमें सवाल पूछ सकती है, उसको मैं उस नोटबुक में नोट कर देता था। फिर उस ऐसे करके मैंने 4-5 नोटबुक भर दी 400 पेज की क्लासमेट की। तो उस उनको मैं फिर बार-बार रिवाइज़ करता और उनको ही बार-बार पढ़ता। एक बच्चों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका ये कहना है कि आप तो बुक लिस्ट पूछो। बिल्कुल। तो आप तो सब्जेक्ट में कौन-कौन सी बुक पढ़ी और किस-किस ऑथर की बुक पढ़ी? जी। वो बताइए। सब्जेक्ट जो है इंग्लिश का सब्जेक्ट, उसके 2 पेपर्स होते हैं। जी। पेपर ए और पेपर बी। तो पेपर जो फर्स्ट होता है उसमें 3 यूनिट होती है, पेपर जो सेकंड होता है उसमें भी 3 यूनिट होती है। तो पेपर फर्स्ट की जो पहली यूनिट है वो है ग्रामर। ग्रामर तो जनरली जो इंग्लिश बैकग्राउंड है उनकी अच्छी होती है। फिर भी कोई और अच्छी बुक हो तो बताओ? असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ग्रामर का एग्जाम होता है सर, वो बहुत ही बेसिक होता है। ग्रामर में उसमें बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं होते हैं, और कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो ग्रामर आती है उससे ईज़ी ग्रामर असिस्टेंट प्रोफेसर में आती है। अच्छा। हाँ, ऐसा बोलते हैं लोग। तो ग्रामर तो अगर इंग्लिश बैकग्राउंड का है तो उसकी वैसे अच्छी होती है, और वैसे अगर उसको अच्छी पढ़नी है और अच्छी, तो रेन एंड मार्टिन की एकदम बेसिक बुक आती है, और एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर आती है। आपको ग्रामर में मुझे ये लगता है कि आपको रूल्स की बजाय आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ध्यान देना चाहिए। आपको जो एमसीक्यूज़ होते हैं, वो सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपका वो उसमें ग्रामर पे होल्ड बढ़ेगा। कई बार अपन रूल्स पढ़ते हैं लेकिन रूल्स के एक्सेप्शंस होते हैं। इसलिए आपको ग्रामर में प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। फिर सेकंड आता है लिटरेरी थ्योरी। लिटरेरी थ्योरी में सर एक बिगिनिंग थ्योरी करके बुक्स आती है पीटर बेरी की। वो जनरली सब यूनिवर्सिटीज़ में प्रेस्क्राइब्ड होती है, और वो एकदम बेसिक बुक है लिटरेरी थ्योरी की। उससे आप शुरुआत करनी चाहिए आपको, ताकि वो आपको बेसिक आपको आइडिया दे देती है। फिर उसके बाद आप पुराने एमसीक्यू सॉल्व करिए लिटरेरी थ्योरी में, नेट के क्वेश्चंस निकाले लिटरेरी थ्योरी में क्या-क्या पूछते हैं। विकिपीडिया का बहुत ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंस रहता है, गूगल और विकिपीडिया। क्योंकि सर इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत ज़्यादा बुक्स तो लिखी गई है, लेकिन आरपीएससी के हिसाब से प्रॉपर बुक डिज़ाइन नहीं हुई अभी तक। मतलब वो एकेडमिक लेवल पे बुक्स अच्छी हैं, वो काम आती हैं, लेकिन आरपीएससी जो सवाल पूछता है कई बार वो विकिपीडिया से उठा लेता है, कई बार आरपीएससी सवाल उठा लेती है, गूगल से उठा लेती है, किसी वेबसाइट से उठा लेती है। वो आपको गूगल पे सर्च करना चाहिए। विकिपीडिया में आपको वो लिटरेरी थ्योरी, जैसे फेमिनिज़्म लिटरेरी थ्योरी है, जी। तो आप फेमिनिज़्म लिखिए उसमें, गूगल में सर्च कीजिए फेमिनिज़्म लिटरेरी थ्योरी इन इंग्लिश लिटरेचर, तो वो सबसे पहले विकिपीडिया का पेज खुलेगा, तो वो आप पढ़िए। उसके अंदर जो-जो चीज़ दी है उसको आप नोट डाउन कीजिए। उसके अंदर जो हाइपरलिंक होते हैं, कहीं विकिपीडिया में कोई नाम लिखा होता है भई इस ऑथर ने ये बुक लिखी है, ऑथर का हाइपरलिंक होता है। उस ऑथर को क्लिक करते हैं, उसके बारे में और डिटेल्स होती है कि उसने क्या बुक्स लिखी है, उसकी क्या मेन थ्योरीज़ हैं। तो ये इस प्रकार से विकिपीडिया को पूरा उपयोग में लेना चाहिए। लिटरेरी थ्योरी में तो बिगिनिंग थ्योरी और विकिपीडिया ऑनलाइन गूगल का सहारा लेना चाहिए। और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बी प्रसाद की एक बेसिक बुक आती है, एन इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म बाय बी प्रसाद। जी। वो बहुत ही अच्छी बुक है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। बहुत ही क्योंकि इंडियन ऑथर है बी प्रसाद, तो उन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। वो आप कर लोगे और थोड़े बहुत आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, थोड़ा विकिपीडिया का सहारा ले लोगे, तो फिर आपका इसमें काम हो जाएगा। फिर आता है सेकंड पेपर। उसमें 3 टॉपिक हैं। ब्रिटिश लिटरेचर फर्स्ट है, सेकंड है अमेरिकन लिटरेचर एंड नॉन ब्रिटिश लिटरेचर, थर्ड है इंडियन लिटरेचर। इन तीनों में मैंने कल्याणी वल्लभ की बुक्स आती है तीनों की। एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, वो उसकी 3 वॉल्यूम्स हैं। तो उसमें आपको सेलेक्टिवली भी पढ़ना पड़ता है, थोड़ा आपको देखना भी पड़ता है, आउट ऑफ सिलेबस जो दिया हो उसमें वो छोड़ना होता है आपको। और कल्याणी वल्लभ की 3 बुक्स है, ब्रिटिश एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर,
और अमेरिकन लिटरेचर में भी उनकी 2 बुक्स हैं, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ अमेरिकन लिटरेचर, और इंडियन लिटरेचर में भी उनकी 2 बुक्स हैं, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो ये बुक्स का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और उनके जो वीडियोज़ थे मैम के, वो अपन बुक्स में पढ़ते थे एक चैप्टर, फिर वो मैं वीडियो उनका देख लेता, तो वो चीज़ याद हो जाती थी और आपको कनेक्ट हो जाती थी वो चीज़। फिर आप नोट्स भी बना लेते? फिर मैं नोट्स भी बनाए, उस जो बुक्स में जो फैक्चुअल चीज़ होती थी उसके नोट्स बना लेते थे। कहानी नहीं लिखते हैं, कहानी जो लिखी हुई है जैसे हुई वो मतलब कुछ चीज़ें होती है जो एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। कई बार होता है कि कोई आदमी बहुत ज़्यादा जब असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहा होता है, तो ऑथर का अपन उसके बर्थ डेट याद करने में लग जाता है। उससे कोई लेना-देना नहीं है। ये बहुत ही रेयर है कि आपसे बर्थ पूछेगा आप किसी ऑथर का। तो वो चीज़ें कुछ छोड़नी होती है, कुछ पकड़नी होती है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पिछले पेपर्स को अच्छे से देखते हो। तो शुरुआत आपको सबसे पहले पिछले जो पेपर्स होते हैं, 2016 में पेपर हुआ इंग्लिश लिटरेचर का, 2021 में पेपर हुआ, और फिर ये अभी 2024 में पेपर हुआ। इन तीनों पेपर्स को आप अच्छे से सबसे पहले आप जब शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहले आप इन पेपर्स को देखिए, उनको सॉल्व कीजिए। 1 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, लेकिन उनसे शुरुआत कीजिए आप। वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आ वहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आरपीसी क्या चाहती है आपसे। तो फिर आप जब बुक्स पढ़ते हो कोई भी, तो आपको दिमाग फ़िल्टर आउट कर देता है कि यार ये चीज़ क्या काम की पढ़ना है है और क्या नहीं हाँ, पढ़ना। क्योंकि बुक्स तो बड़ी-बड़ी होती है। आप पूरा तो एक ही चीज़ याद नहीं कर सकते। आपके माइंड की लिमिटेशंस होती है। तो आपको वो पता चल जाता है कि आप मुझे ये पढ़ना चाहिए और ये नहीं पढ़ना चाहिए। आपने कितनी बार पढ़ा इसको? रिवीजन किया रिवीजन इसको? सर बिल्कुल 2 बार रिवीजन 2-2 बार सबका रिवीजन किया। सारा सब्जेक्ट और जीके भी? लेकिन इसमें सर ये बात भी होती है कि क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो अपन एक बार भी अगर पढ़ते हैं थोड़ा बहुत हमें आइडिया लग जाता है ये इसका सही आंसर होना चाहिए। रिटन तो है नहीं जो अपने एक-एक वर्ड बाय वर्ड याद होनी चाहिए चीज़ें। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ सको, जितना ज़्यादा आप कलेक्ट कर सको डेटा को, फैक्ट्स को, इन्फॉर्मेशन को, उतना ज़्यादा आपके लिए सही रहता है। वो फ़ायदेमंद वो रहेगा। फ़ायदेमंद रहता है। बार-बार रिवाइज़ करते हैं तो बार-बार रिवाइज़ करना अच्छा होता है, लेकिन कई बार हम एक ही चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करते हैं, लेकिन अपनो नई चीज़ें भी पता होनी चाहिए क्योंकि आरपीसी जो पैटर्न है, बहुत ही ज़्यादा नए-नए सवाल बहुत आते हैं आजकल बहुत वो ऑब्जेक्टिव है तो चीज़ें छोटा-मोटा तो आइडिया लग ही लग जाता है। बिल्कुल आइडिया पर लग आप जाता है। पढ़ोगे तब लगेगा पढ़ोगे आइडिया। तब लगेगा। 1-2 बार रिवाइज़ करना चाहिए, लेकिन आपको नए डेटा को कलेक्ट आपने करते ज़्यादा रहना। रिवाइज़ नहीं किया। ज़्यादा रिवाइज़ मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकूँ इन्फॉर्मेशन डेटा ऑनलाइन से, इधर से, उधर से, फिर उसको नोट डाउन कर सकूँ। फिर वो जो नोट्स बने उसको आप रिवाइज़ कर सकते। आपके फर्स्ट पेपर में नंबर कितने आए? इंग्लिश के फर्स्ट पेपर में मेरे नंबर थे 52। अच्छा। 75 में से 52 थे। अच्छे नंबर हैं। हाँ, अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन सर कई कैंडिडेट हैं उनके मेरे से भी क्योंकि ग्रामर जो हम आरपीएससी ने किया कि इस बार जो पहला जो पेपर था इंग्लिश का, तो ग्रामर के सवाल 50 होने चाहिए। उन्होंने पूछ लिए 70 क्वेश्चन। तो जो टीचिंग बैकग्राउंड के थे, उनको इसमें फ़ायदा हुआ। उनको अच्छे नंबर मिल उनको गए। अच्छे उनको कई लोग 58 नंबर है, कहीं 60 नंबर है, अच्छे-अच्छे नंबर है। और सेकंड पेपर में कितने आए सेकंड पेपर में सर मेरे बहुत ही जो एवरेज जो ना मार्क्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। 36.67 मार्क्स हैं और सेकंड पेपर बहुत टफ लेवल पे था इस बार। और वो उसमें 25 क्रॉस करना भी मतलब अच्छे नंबर है। तो मेरे तो 25 से तो 10-11 नंबर ऊपर हैं। तो इस सेकंड पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर पाया मैं, और वो मेन उसका सोर्स वही रहा एनसाइक्लोपीडिया और वो कल्याणी वल्लभ मैम का। और थर्ड पेपर का? थर्ड पेपर में सर मेरे मार्क्स थे 26 नंबर। अच्छा, थर्ड में कम थे आपके? कम थे। वैसे इंग्लिश के हिसाब से 25 प्लस अच्छे ही होते हैं। इंग्लिश अगर सब्जेक्ट को देखा जाए। पर लोगों को 35-35 नंबर भी आए हैं। हाँ, लोगों के 35 में आए हैं, लोगों के 41 भी आए हैं। लेकिन इंग्लिश में 35-36 वाले हैं, कुछ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे दूसरे हिस्ट्री सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उन सब्जेक्ट में जीके में आपको ज़्यादा लाने ही हैं। अगर आप जीके में पिछड़ गए तो आपका बहुत सिलेक्शन नहीं होगा। लगभग नहीं होगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा है, 20 से ऊपर भी आप ले आओगे ना और इंग्लिश में आप अच्छा परफ़ॉर्म कर लोगे, तो आपके अच्छे चांसेस है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। क्यों इंग्लिश में हर किसी की राजस्थान जीके इतना अच्छा नहीं होता है। इसी वजह से इस बार जो भर्ती हुई है, इंग्लिश मीडियम वाले इसमें कई बार राजस्थान जीके में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि आप राजस्थान जीके को बहुत फ़ोकस कीजिए और उस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए। इंटरव्यू में कितने नंबर मिले आपको? इंटरव्यू में सर नंबर अभी डिक्लेयर तो हुए नहीं है। नहीं, लगभग। लगभग मुझे लग रहा है हो ही जाता है। लगभग लग रहा है मुझे 10 से 12 मार्क्स मिले हैं 24 में से। नंबर कम मिले वहाँ भी आपको? हाँ, कम ही मिला है सर देखा जाए तो। बोर्ड किसका था? संगीता आर्य मैम का बोर्ड था। हालाँकि मुझे संतुष्ट है 10-12 मार्क्स में मैं संतुष्ट हूँ। मैंने ये सोचा था मैंने 10 भी दे देंगे, 8 से भी मैं तो संतुष्ट ही था क्योंकि मेरे रिटर्न में मार्क्स अच्छे थे। रिटर्न में मेरे करीब-करीब 115 मार्क्स थे और जनरली कट ऑफ थी 122। तो मुझे तो 7 नंबर भी मिलते तो भी मैं तो पास ही था। तो मुझे 8 नंबर भी दे देते तो भी मुझे कोई दिक्कत थी नहीं। तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हुआ था क्या? जी सर, हुआ था। थोड़ा-सा हुआ था, हल्का-सा हुआ था। मैं जब मेरा तीसरे नंबर पे नंबर था, फिर वो जब हो रहा होता है, तो 3 कैंडिडेट को बाहर सोफ़े पे बैठाते हैं। जी। और सामने वो रूम होता है और एक पियोन खड़ा होता है, वो आपको आगे गाइड करता है कि आप जाइए अब। तो पहला बंदा गया, उससे हमने पूछा भाई कैसा हुआ? वो आया जब वापस इंटरव्यू देके उसने बोला हॉरिबल, हॉरिबल।
उसने डरा दिया। हाँ, तो फिर मुझे लगा यार हॉरिबल हॉरिबल ऐसा क्या हो गया। और उसमें इंटरव्यू जो रूम होता है उसके बाहर रेड बल्ब लगा हुआ होता है, हम्म, जो अपन ऑपरेशन थिएटर में जैसा देखते हैं ना, हम्म, वैसा का वैसा रेड बल्ब होता है। तो वो पूरी सेटिंग ऐसी थी कि कि मैं क्या अच्छा बंदा भी एक बार तो सोचे क्या रेड बल्ब का क्या लेना देना इंटरव्यू में, तो जैसे हॉरिबल ऑपरेशन हो गया थिएटर वो। वाला। तो वो थोड़ा उसने हॉरिबल बोला, रेड बल्ब देखा। मेरे से पहले एक मैम थे, उन्होंने भी कहा कि मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, तो थोड़ा सा हल्का सा नर्वस हुआ। लेकिन ऐसे मैं जनरली कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हुई। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू सर मेरा करीब करीब 20 मिनट चला होगा। कितने सवालों का जवाब नहीं दिया आपने? मुझे सर लगभग मुझे सवाल कम ही पूछे गए, 10 से 12 सवाल ही पूछे होंगे मेरे से। और मुझे लग रहा है मैंने 6-7 सवालों के जवाब दिया, 4 से 5 सवाल मुझे नहीं आ रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनको यही कहा कि मैम आई एम सॉरी एंड आई हैव रेड अबाउट दिस बट आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ। तो उनको थोड़ा वो थोड़े जो एक्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, थोड़े से वो मुझे डिसअपॉइंटेड लग रहे थे वो चेहरे से। लेकिन जो मैम थी संगीता आर्या मैम, वो बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर की है, बहुत ही वो आपको कंफर्टेबल फील कराते हैं और आपको पानी के लिए भी पूछते हैं और आपसे कोई गलती हो तो आपको बताते भी हैं। जैसे मेरी स्पीड आप अभी भी नोट आप कर रहे होंगे, मेरी स्पीड थोड़ी बोलने की थोड़ी तेज़ है। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप स्पीड थोड़ी-सी आप स्लो रखिए, आप स्पीड 2 1-2 बार उन्होंने भी बोला मुझे। तो संगीत आर्या मैम का बोर्ड मुझे अच्छा लगा और मुझे कंफर्टेबल रहा। और क्वेश्चन से जवाब नहीं आए, लेकिन इंटरव्यू जो होता है आपके क्वेश्चन्स के ऊपर नहीं होता है। इंटरव्यू जो होता है आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर। पर्सनैलिटी के ऊपर होता है कि आप कैसे आप बोल पाते हो वहाँ पे। आपको नहीं भी आ रहा तो कॉन्फिडेंटली बोलना पड़ता है कि सर मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मैम मुझे भी याद नहीं आ रहा है। तो कॉन्फिडेंटली अगर हाथों-हाथ जवाब दो दोगे तो वो समझ जाएँगे भई सब कुछ तो याद नहीं होगा ना। अगर लिटरेचर हो, कोई भी सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है, इतना वास्ट होता है, सब कुछ आपको याद नहीं हो सकता। आप पूरी ज़िंदगी भी अपन मैं अगर पूरी ज़िंदगी भी नॉवेल्स पढ़ता रहूँ ना, सारे नॉवेल्स मैं खत्म नहीं कर पाऊँगा, सारा लिटरेचर खत्म नहीं कर पाऊँगा। जी। तो उनको पता है कि ये सब कुछ तो नहीं आएगा और जो आ रहा है वो अगर अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है, बोर्ड पे अगर अच्छा पढ़ा पा रहा है, तो कैंडिडेट अच्छा है, वो ऐसा मान के चलते हैं। बोर्ड वर्क करवाया उन्होंने? बोर्ड वर्क करवाया सर। पहले उन्होंने मुझे पूछा कि आप क्या तैयार करके आए हो बोर्ड में? तो मैंने उनको कहा कि कंडीशनल सेंटेंस है, वो मैं तैयार करके आया हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं कंडीशनल सेंटेंस नहीं, आप उसमें कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ो। तो वो और मैं नॉन टीचिंग बैकग्राउंड का हूँ, तो मुझे ये हालाँकि ये बहुत ईज़ी टॉपिक है। हाँ, बहुत ईज़ी टॉपिक है, लेकिन फिर भी एक समय लगता है थोड़ा उसको पढ़ाने में। और क्योंकि मैं नॉन टीचिंग बैकग्राउंड और टीचिंग मुझे थोड़ा-सा अभी अभी कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ मैं धीरे-धीरे। तो वहाँ फिर मैंने पढ़ाया उधर कंपाउंड सेंटेंस पढ़ाया मैंने। कंपाउंड सेंटेंस लिखा ऊपर और फिर मैंने उसमें एक सेंटेंस लिखा। फिर उसको सेंटेंस में मैंने एक्सप्लेन किया कि इसमें ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज़ ऐसे करके मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा मैंने। तो फिर मैंने उसकी डेफिनिशन तो बोल दी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की, लेकिन उसका एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं है उस टाइम। हालाँकि बहुत ईज़ी है, बहुत ही आसान है। कोई भी इंग्लिश लिटरेचर का कोई भी बंदा होगा, तो कोई भी स्टूडेंट होगा, तो वो इसको ईज़िली पढ़ा सकता है। लेकिन मुझे उस टाइम याद नहीं आया। पर वहाँ रूम के अंदर आदमी ब्लैंक भी हो जाता है। हाँ, ब्लैंक भी हो जाता है। ब्लैंक तो हालाँकि मैं ऐसे तो बात करने में तो नहीं हुआ, लेकिन वो प्रॉपर एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा था उस टाइम। बात में तो मैं एकदम नॉर्मली बात कर रहा था, लेकिन वो एग्ज़ाम्पल मुझे उस टाइम याद ही नहीं आया। कई बार वो हो जाता है क्योंकि वो सेटिंग ऐसी होती है इंटरव्यू की, आपको वो इतना कई बार आपको याद नहीं आती चीज़ें। एकदम सिंपल चीज़ भी याद नहीं आती है। तो फिर मैंने कह दिया, मैंने कहा मैम मुझे इसकी डेफिनिशन तो बता दिया है ना, लेकिन मुझे अभी एग्ज़ाम्पल इसका याद नहीं आ रहा। हँसते हुए कहा मैंने। तो मैम ने कहा कोई बात नहीं, बैठ जाओ। और क्या सवाल पूछे आपसे? सबसे पहले तो मैं एंटर हुआ इंटरव्यू रूम में, सबको मैंने गुड आफ्टरनून बोला। फिर संगीता आर्या मैम ने मुझे पूछा आपने 10th कब की, 12th कब की, ग्रेजुएशन कब की, पीजी कब की? तो मेरे ग्रेजुएशन और पीजी में जो आपने अभी सवाल गैप पूछा, था जो। गैप था, तो उन्होंने कहा, तो मैंने कहा मैम मैं पटवारी मैंने जॉइन कर लिया था पद पे, इसलिए फिर मैं पढ़ाई कंटिन्यू ही नहीं रख पाया। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, फिर उन्होंने पटवारी के बारे में भी पूछ लिया, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? पाली की। मैंने बोला पाली, पाली में कहाँ पर है? मैंने कहा वो माजड़ा, अपने पटवार मंडल नाम बताया मैंने। मैडम भी पाली की हैं? हाँ, मैडम ही पाली की है, बिल्कुल। मैडम पाली की हैं, तो उनको गाँव के नाम पता होंगे तभी उन्होंने पूछा होगा। अगर यही कोई अगर कहीं और से आता तो वो नहीं पूछते गाँव का नाम, उनको याद भी नहीं होंगे गाँव के नाम। तो उन्होंने अच्छा कि ठीक है, और फिर उन्होंने पटवारी से रिलेटेड भी सवाल पूछे 2 कि जरीब क्या होती है? जरीब में मैंने कहा जरीब कितने प्रकार की होती है जरीब? मैंने जरीब में 2 प्रकार की होती है, 132 फुट और 165 फुट। और भी होती होगी, मुझे अभी इस 2 का ही पता है। तो मैंने कहा अच्छा, अच्छा ठीक है। तो क्या सब जगह अलग-अलग होती है? मैंने कहा हाँ मैम, सब जगह अलग-अलग होती है। कहीं ज़्यादातर 132 फुट चलती है, कहीं-कहीं 165 फुट भी चलती है। फिर एक्सपर्ट ने सवाल पूछना शुरू किए। एक्सपर्ट ने मुझे अभी बहुत ज़्यादा तो याद नहीं आ रहे सवाल, 2-3 जितने भी आ रहे हैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने एक मैम ने पूछा कि बायोग्राफी और मेमोआ में क्या फ़र्क होता है? फिर मैंने बताया। और फिर उन्होंने कहा बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है? वो भी मैंने बता दिया। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज़ डिस्कोर्स? डिस्कोर्स एक लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है। तो मैंने कहा वो भी मैंने बता दिया। फिर ऐसे करके 4-5 सवाल और पूछे और भी मुझे याद नहीं आ रहे सर, बाकी
10 से 12 सवाल मुझसे पूछे, 6-7 से मैंने जवाब दिए और 3-4 मैं नहीं दे पाया। तो कुल मिला के आपको ये लग गया था कि मेरे नंबर 10 से 12 ही आएंगे जब आप हाँ, बाहर निकले। बिल्कुल। मैंने उम्मीद तो मैंने यही चल मैंने मिनिमम भी मिलेगा तो भी मुझे कोई दिक्कत मेरा सिलेक्शन हो जाएगा पर हाँ, मेरे नंबर इतने ही आ रहे नंबर हैं इतने आ इंटरव्यू रहे में। हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हालाँकि उसका कारण यही था कि वो जो एक्सपर्ट्स थे वो डिसअपॉइंट लगे आप। हाँ, हल्का-सा उनके चेहरे से मुझे लग रहा था थोड़ा, लेकिन ये हो सकता है कि वो उनका वो तो इंटरव्यू लेते रहते हैं तो उनको इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं वो लोग। जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, आप उनके चेहरे को देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन ऐसा थोड़ा हल्का-सा मुझे लगा, कि देने में मुझे और भी कम दे सकते थे, लेकिन ठीक है, उन्होंने जो दिया मैं तो खुद संतुष्ट हूँ। बाहर निकल करके किसी को बोला आपने कि मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो बन जाऊंगा, ऐसा बोला किसी ऐसा ने? तो सर मैंने नहीं बोला, क्योंकि जब तक आपका फाइनल रिजल्ट में नाम नहीं आता है, पीडीएफ में जब रोल नंबर नहीं दिखता है ना, तब तक अपने को विश्वास नहीं होता। चाहे टॉपर भी होता है ना, 1 नंबर जिसकी रैंक होती है, उसको भी डाउट रहता है। उसको भी वो भी ये नहीं कह सकता कि मेरा नाम आएगा ही आएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और लोगों के कितने मार्क्स हैं, वो आपको पता नहीं होते हैं। कई लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स होते हैं, कई लोग तो ज़्यादा भी बता देते हैं। कुछ-कुछ लोग तो अपने इतने मार्क्स बता रहे थे, जैसे लग रहा था यार अपना तो कहाँ नंबर लगेगा इसमें। कोई 122 बता रहा था, कोई 124 बता रहा था। तो ऐसा लगता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी मन में ये लगभग लग रहा था 80 टू 90% मुझे था कि हो जाना चाहिए। बाकी फिर मुझे लगा अगर नहीं होगा तो वही घोड़ा वही मैदान। सोशल मीडिया पर हो आप? बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हूँ और एग्जाम के दौरान भी थे? एग्ज़ाम के दौरान मैं ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन कुछ-कुछ बीच में मैं रील्स देख लिया करता था इंस्टाग्राम पे। बीच-बीच में जैसे मैंने 1-2 घंटे पढ़ेगी, 10-15 मिनट देख लिया करता था और कुछ मोटिवेशन रील्स होती थी, वो मैं सेव करके रख लेता। तो जब भी मुझे थोड़ा यूँ दिक्कत होती थी कि यार लग रहा है यार आज मूड नहीं है पढ़ने का, तो फिर मैं वो उसको बार-बार रिप्ले करके देखता था। क्योंकि बहुत सारी मोटिवेशन रील्स भी होती है। मोबाइल का यूज़ भी है, उसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। आप उसको कैसे लेते हो आपके ऊपर है। तो मैंने मोबाइल को पूरा एडवांटेज के रूप में लेने की कोशिश की। और अच्छे आपने सोशल मीडिया से दूरी नहीं बनाई? बिल्कुल दूरी नहीं, डिलीट नहीं, कुछ नहीं किया मैंने, व्हाट्सएप भी चलाया, इंस्टाग्राम भी चलाया, फेसबुक भी चलाया, सब कुछ चलाया। लेकिन टाइम कम दिया, टाइम ज़्यादा नहीं दिया। अभी जितना दे रहा हूँ उतना नहीं दिया, लेकिन थोड़ा-थोड़ा और बीच में मैंने वो जो हमारा जब जनवरी में जब हमारा एग्ज़ाम था जीके का, उससे पहले वो ओडीआई वर्ल्ड कप चल रहा था 2023, वो भी मैंने पूरा देखा। अच्छा। हमारा जब इंग्लिश का एग्ज़ाम था उससे पहले आईपीएल चल रहा था, आईपीएल 2024, वो भी मैंने पूरा देखा। पूरा मतलब बीच-बीच में थोड़ा छोड़ता, थोड़ा देखता ऐसे करके। मतलब कुछ भी यूँ ऐसा भी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। अच्छा, परिवार में और भी है जॉब में? परिवार में सर मेरा भाई है, वो अभी सेलेक्ट हुए हैं। किसमें? वो अभी हाई कोर्ट में ही लगे हैं एलडीसी के पद पे। अच्छा। वो अभी सेलेक्ट हुए हैं, उनको 1 साल 1 डेढ़ साल हो गया है। बाकी सबसे पहले नौकरी मेरे परिवार में मेरी लगी है दूर-दूर में। अच्छा। मैं 21-22 साल का था तब मेरी नौकरी लग गई थी। मैंने जब जस्ट ग्रेजुएशन की और मेरी जॉब एलडीसी के पद पे लग गई, फिर पटवारी पे लग गई। अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मात्र 27 साल की उम्र में बन गया हूँ। बनने वाला हूँ, अभी जॉइनिंग बाकी है। अच्छा, एक ये भी कारण है कि आप जिस जाति बैकग्राउंड से आते जी, हो, जी। वो करता बिज़नेस को प्रेफ़र करते हैं। जी, बिल्कुल। हुँ। लोग बिज़नेस को प्रेफ़र करते हैं, लेकिन हमारे जो बैकग्राउंड रहा मेरे फादर का, बहुत वेल सेटल्ड बिज़नेस नहीं था, नॉर्मल बिज़नेस था, बेसिक बिज़नेस था। तो मुझे लगा और मैं शुरू से ही मेरी मम्मी पढ़ी-लिखी है सर। मेरी मम्मी उस टाइम 11th क्लास पास्ड है। अच्छा। दो 1970s-80s में 11th क्लास पास्ड है। हुँ। तो मेरी मम्मी ने बचपन से हमको थोड़ा यही तो कहा कि भई पढ़ना है अपने को तो। बचपन बचपन से पता है अपने को पढ़ना ही है और नौकरी लेनी है। कभी मन में 1% भी नहीं आया कि बिज़नेस करना है, ये करना है, वो करना है। हुँ। हमेशा यही पता था कि पढ़ना ही है अपने और कुछ अपने को करना ही नहीं है। मम्मी शुरू से ही मम्मी का पढ़ाई के प्रति ज़्यादा फ़ोकस रहा। बचपन में जब 5वीं छठी क्लास में थे, तब वो आर्टिकल्स आते थे एग्ज़ाम्स में, ए एंड द, तो वो मेरी मम्मी उस टाइम पढ़ाया करती थी और उस टाइम से ही था कि मैंने पढ़ना ही है। पिताजी ने कहा नहीं बिज़नेस में आ जाओ? पिताजी ने बिल्कुल कहा था और पिताजी ने बिल्कुल कहा था बिज़नेस आपको पढ़ाई नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि कम गवर्नमेंट एग्ज़ाम कोई भी छोटे से छोटा एग्ज़ाम भी पास करना आज के टाइम में इतना आसान नहीं होता है, लोगों को भी पता है। तो जब मैं ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ाई कर रहा था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो आस-पास के जो अंकल्स होते थे, तो वो मेरे पापा को बोलते थे, "यार यार नौकरियाँ कोई लगती है क्या आजकल? नौकरी तो बहुत मुश्किल चीज़ होती है, सरकारी नौकरी तो जैक और चेक से ही लगती है। हुँ। यानी या तो आपकी जैक होनी चाहिए, आपके पास चेक होना चाहिए, तभी आपकी नौकरी लगेगी।" तो वो डिस्करेज किया करते थे आस-पास के लोग वगैरह। तो फिर मेरे पापा कहते थे ये वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है। तो फिर मैं ध्यान नहीं देता था क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरे आत्मविश्वास जो शुरू से ही मेरे अंदर रहा है, टैलेंट कम ज़्यादा हो सकता है। टैलेंट आपके पास कम ज़्यादा है वो मैटर नहीं करता है। आत्मविश्वास जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा भरत, आपने जॉब लंबी कर ली थी वैसे देखा जाए तो, और जी, पब्लिक डीलिंग की जॉब जी, भी थी। बिल्कुल 7 साल हो गए हैं सर। जब आपने असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की तैयारी शुरू की, जी सर। उसके बाद में महीने 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आपको लगा नहीं कि यार मैं सेटल्ड हूँ, जॉब हुँ, है मेरे पास, हुँ, अच्छी है, लोगों हुँ, से रिलेशन मेरे अच्छे हैं, हुँ। छोड़ते हैं, ऐसे निराश हुए आप कभी? जी सर, बिल्कुल मन में आया करता था हाँ। कभी-कभी कि यार अब जॉब तो लगी हुई है। कई बार लोग भी कहते हैं यार जॉब लगी हुई है, क्या है? कई हुँ। लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं पटवारी से ऊपर तो कौन है?
वो बोलते क्योंकि जो पढ़े लिखे या जो जिनको थोड़ा इस चीज़ का जॉब्स का नॉलेज कम होता है, वो हमेशा यही बोलते हैं, वो कुछ बोलते हैं यार पटवारी तो पटवारी होता है, क्योंकि उन्होंने वो देखी हुई चीज़ है। असिस्टेंट प्रोफेसर से लोगों का जुड़ाव कम होता है, तो लोगों ने उनको देखा हुआ नहीं होता। स्टूडेंट्स का होता है, लेकिन जो आम पब्लिक होती है, आम लोगों के मन में विचार होता है कि पटवारी की पोस्ट तो सबसे अच्छी पोस्ट है। कहते थे लोग, लेकिन मुझे तो पता ही था रियलिटी क्या है, क्योंकि मैं तो वो रोज़ डे टू डे कर रहा था। मुझे अपने संघर्ष पता थे। मुझे मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन यही था कि मुझे इससे निकलना है और अच्छा चाहिए मुझे। मैं कभी अपने आप को संतुष्ट नहीं माना मैंने अपने आप को, और आगे भी नहीं होऊँगा। आगे भी अगर कुछ मौका मिलेगा, आज यहाँ पे भी आया हूँ, तो अगर मैं प्रोफ़ेसर तो बन ही गया हूँ, नहीं आता तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं संतुष्ट इंसान होने वाला नहीं हूँ, तो मुझे हमेशा कोशिश रहती है कि अपने आप को अपग्रेड करते रहें और अच्छे से अच्छा ज़िंदगी में करते रहें। आपका ये लास्ट गोल था या अभी भी कहीं और आगे जाना है? अभी जितना सोचा है उसके हिसाब से तो अभी तो लास्ट ही लग रहा है, लेकिन अब आगे अगर कुछ मन में आ जाए 1 या साल 2 साल बाद, तो वो कुछ हो सकता है। बाकी अभी यही है कि पढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाना है, अपने आप को और डेवलप करना है, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें कोई पूर्णता हासिल करना, पूरी ज़िंदगी भी निकल जाए तो पूर्णता कोई हासिल नहीं कर सकता। तो इसमें अच्छा करना है और लिटरेचर को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है, ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ना है, क्योंकि अपन जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो अपन ओरिजिनल टेक्स्ट कम पढ़ते हैं। ओरिजिनल टेक्स्ट अपन दूरी बना के रखते हैं, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वो फिर टाइम निकल जाएगा, टाइम होता है कम अपने पास। अपन उसकी समरी पढ़ लेते हैं, उसमें मेन कैरेक्टर्स कौन है वो पढ़ लेते हैं, उसकी पहली लाइन और लास्ट लाइन देख लेते हैं। लेकिन पूरी जो टेक्स्ट होता है वो पढ़ना, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर हो, तो आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना चाहिए। वो विचार है कि अब और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ाएँगे, और इसमें काम करने का विचार है बहुत अच्छा। आपके तो पहले सब्जेक्ट रहा मैथ्स, जी, फिर आपने ह्यूमैनिटी, जी, फिर गैप, जी, फिर एमए किया आपने जी, इंग्लिश में। जी। पर एक नया बच्चा है जो अभी 10वीं पास की है उसने, हुँ, और उसकी इच्छा है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना जी, है। जी। तो वो कैसे शुरू करे अपने आप को? कोई बच्चा है जो उसने अभी 10वीं पास की है और उसको ये सपना है। वैसे असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसी पोस्ट है जिसको बचपन में सपना लोग कम देखते हैं इसका। मैंने भी नहीं देखा था। बहुत ही हुँ, कम लोग होंगे जो बचपन में इसका सपना देखते हो। हुँ, लोग बचपन में क्या बोलते हैं? मैंने भी बोला होगा कभी, पायलट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर कलेक्टर बनना बनना है, है। कलेक्टर बनना है। ये बहुत फैंसी जॉब्स होती है। हुँ, असिस्टेंट प्रोफेसर को लोग फैंसी जॉब नहीं मानते हैं कि यार ठीक है, टीचर ही तो है। अपने ये देश में सर ये बहुत ही बड़ी अपने ये एजुकेशन सिस्टम की खामी है कि टीचर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता जो उनको मिलना चाहिए। टीचर बोले तो वो, अगर कोई बच्चा है जो 10th पास हो के ये सपना देख रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो अच्छी बात है कि उसको एजुकेशन अच्छी मिली है। उसको टीचर्स के प्रति उसके मन में रिस्पेक्ट है, ये बड़ी बात है। और रिस्पेक्ट है तभी वो बनना चाह रहा है। उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि उसको किस सब्जेक्ट में रुचि है। हुँ, उसको फिज़िक्स में रुचि है, उसको केमिस्ट्री में रुचि है, उसको मैथ्स में रुचि है, इंग्लिश, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस भी सब्जेक्ट में उसको रुचि है, उस सब्जेक्ट को उसको अच्छा करने की तरफ दिमाग लगा द ध्यान देना चाहिए। अगर साइंस में रुचि है तो साइंस लीजिए, कॉमर्स में रुचि है तो कॉमर्स लीजिए, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर तो हर सब्जेक्ट में इसकी पोस्ट आती है। जी। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, उसको आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट चूज़ करने पे ध्यान देना चाहिए कि मुझे अगर फिज़िक्स में रुचि है तो मैं साइंस ले लेता हूँ। सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लिया, फिर आपको 11th-12th अब अच्छे से करनी है, जो आप पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से करना है। उस टाइम आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वो नहीं सोचना है कि मैं क्या होगा, कब होगा। उस टाइम आपको अपने सब्जेक्ट पे ही फ़ोकस रखना है, उसमें आपको अच्छे से अच्छा बनने की कोशिश करनी है। उसमें आपको संतुष्ट नहीं होना है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा समझना है, टीचर से सलाह लेनी है। उस जो आप जिस क्लास में उस पे आपको बी इन द मोमेंट हो, मेरा यही मानना है। फिर आप उसमें ग्रेजुएशन कीजिए उसी सब्जेक्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट है। उसमें आप फिर उसमें भी आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फिर आप एमए कीजिए। एमए को भी आप एमए, एमएससी, एमकॉम जो भी करते हो, उसमें भी आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको अच्छे से अच्छे पढ़ा जाए। उसको एक वो 1 वीक सीरीज़ की तरह नहीं देखा जाए इस एग्ज़ाम हुँ, को। हुँ। 1 वीक सीरीज़ में दिमाग नहीं लगाया जाए, पूरे साल पढ़ना चाहिए और अपना पूरा 100% देना चाहिए। अगर आप 100% उस टाइम दे दोगे, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। नेट तुरंत ही क्लियर कर दोगे नेट आप। तो आप ये है कि प्रीवियस ईयर में भी क्लियर हो जाती है। कई लोग होते हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर पास नहीं होते, उससे पहले नेट क्लियर हो जाती है। अच्छा। हाँ, बहुत सारे बच्चे हुँ, ऐसे हैं। पर आपको सब्जेक्ट शुरू से पढ़ना पड़ेगा। सब्जेक्ट आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा। जिस 10th। सब्जेक्ट में आपकी रुचि है या हुँ, जिस सब्जेक्ट में आपको बनना है, जी, बिल्कुल, आपको उसमें रुचि रखनी है, 11th 12th और उसी सब्जेक्ट को उसी साल पढ़ो। उसी साल पढ़ो। हुँ, हाँ, फ़ोकस आप उसी पे करोगे, अभी मुझे क्या पढ़ना है। आप इतना आपके नॉलेज इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको फिर वो नॉर्मल लगने लग जाएगी चीज़ें। सब्जेक्ट तो ऐसे तैयार हो गया। जी सर। जीके के लिए क्या करें? 10th का अगर कोई बच्चा पास आउट है तो उसे अखबार पढ़ना चाहिए, और 11th-12th में और 10th में तो बहुत अच्छी बुक्स चलती है आरबीएसई में, राजस्थान जीके की। हुँ, वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। वो उसमें से सवाल सीधी-सीधी लाइनें उठती हैं कई बार आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी एग्ज़ाम में। अच्छा। सीधी-सीधी लाइनें वहाँ से उठाते हैं और बहुत प्रामाणिक सोर्स माना जाता है उसको। आप अच्छे से पढ़िए, वो आपके सिलेबस में है, उसका आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन उसके शायद नंबर जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते, मुझे अब आइडिया नहीं, शायद नहीं जुड़ते होंगे उसके नंबर। नंबर नहीं भी जुड़ते तो लेकिन फिर भी आपको उसमें इंटरेस्ट आपको रखना चाहिए और अपने कल्चर से परिचित होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अपन रहने वाले हैं तो आपको अपने कल्चर को बिल्कुल पढ़ना चाहिए अच्छे से। आपका कोई कोटेशन कोट है? बिल्कुल है सर। बताओ। द मोर यू स्वेट इन ट्रेनिंग, द लेस यू ब्लीड इन कॉम्बैट।
यानी जब आप युद्ध करने जाते हो, जो भी राजा महाराज, अभी तो कोई युद्ध होते नहीं है, अभी यही युद्ध है, अभी एग्जाम ही एक अपने आप में युद्ध होता है। तो एग्जाम को युद्ध मानते हुए काम करना चाहिए, युद्ध स्तर पर आपको काम करना चाहिए। तो उसको आप ये समझ सकते हो कि मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, तो उसकी मुझे तैयारी होनी चाहिए। जब पुराने समय में जब राजा महाराजा युद्ध करते थे, तो वो क्या करते थे युद्ध की तैयारी, वो प्रैक्टिस करते थे ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा खाते थे, अच्छी डाइट पे ध्यान देते थे, वो प्रैक्टिस करते थे, तलवार सीखते थे, घुड़सवारी सीखते थे। तो अब वो तलवार घुड़सवारी वाला ज़माना नहीं रहा, अब वो आपके जो हथियार है, आपके बुक्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, वो आपके मेंटर हैं, उनको आपको उनसे आपको सीखना चाहिए। और ट्रेनिंग में आप जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, आपको एग्ज़ाम में उतनी कम दिक्कत होगी। और आप ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दोगे तो एग्ज़ाम में आपको फिर वो घाव लगने ही लगने, फिर आपको लगेगा यार मैंने 2 साल पढ़ाई नहीं की, अब मुझे एग्ज़ाम देने में अच्छा नहीं लग रहा है। एग्ज़ाम जब आप देने जाते हो, कई बच्चे मैंने देखे हैं, पूरे साल पढ़ते नहीं है। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो मुझे फ़ोन करेंगे या किसी को भी फ़ोन करें, "अरे यार 2 दिन में क्या करूँ ऐसा बता दें, अरे 7 दिन में क्या करूँ ऐसा बता दें, 10 दिन में क्या करूँ ऐसा बता दें।" मैंने कहा अब तो छोड़ दे, भगवान का नाम ले और दे दे एग्ज़ाम, नेक्स्ट वेकेशन में फ़ोकस रखना आप। क्योंकि 10 दिन 7 दिन से नहीं हो पाता सर, ये कड़वी सच्चाई है। क्योंकि ये 1 वीक सीरीज़ बीए में, एमए में चल जाती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 वीक सीरीज़ का कोई काम नहीं है। आप तो कुल मिला के तैयारी करो, प्रॉपर तैयारी प्रॉपर करो। तैयारी करिए, प्रॉप 8-10 महीने, साल भर अगर आप अच्छे से दोगे, कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें आप अच्छे नहीं हो पाओगे। हुँ, क्योंकि आपका जो आईक्यू होता है, आपका जो ह्यूमन माइंड होता है, बहुत ही एडवांस होता है। आप किसी चीज़ में पूरा ध्यान दोगे, पूरा अच्छे से पढ़ोगे, तो ऐसा हो भी नहीं सकता कि वो आपको समझ में नहीं आए। पटवारी से असिस्टेंट प्रोफेसर, जी सर। इस पूरी जर्नी का क्रेडिट किस-किस को देना चाहोगे आप? क्रेडिट सर इस जर्नी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान तो मेरी माताजी का ही है। हुँ, और उन्होंने मुझे बचपन से पढ़ने का ही, हमको पढ़ाई की तरफ ही हमको उन्होंने रखा। और हमेशा कहते रहे कि पढ़ाई से ही आपकी ज़िंदगी बनेगी। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये कोटेशन जो है, ये शुरू से मुझे इंस्पायर किया इस कोटेशन ने। हुँ, और वास्तव में जब हम जॉब से पहले थे, तो हमको कोई समझता ही नहीं था, क्योंकि मिडल क्लास बैकग्राउंड का जो व्यक्ति होता है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है। जी, तो लेकिन जब वो किसी पोस्ट पे चला जाता है, जैसे पटवारी भी राम है, उसमें भी मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंस मिला, लोगों से काफ़ी सम्मान मिला। तो वो आप शिक्षा ही है जो आपको दिला सकती है। बाकी अगर मैं बिज़नेस भी कर लेता, उसमें मेरे बहुत अच्छा एम्पायर, बहुत अच्छा अगर मैं कर भी लेता, तो भी आपको कोई हाथ नहीं जोड़ता है, कोई आपको नमस्कार नहीं कहता है। लेकिन ये शिक्षा ऐसी चीज़ है, जिसमें आपको कोई नमस्कार भी कहते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त ज़्यादा करते हैं। पैसों से इसका कोई लेना-देना नहीं है। जी, पैसे कई बिज़नेसमैन हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट के जो पद होते हैं, गवर्नमेंट ने आप पे छाप लगाई है कि आप इस पद को डिज़र्व करते हैं। इसमें जो आपको रिस्पेक्ट मिलती है, वो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। जी, और इस जर्नी में जो क्रेडिट सबसे बड़ा वो मेरी माताजी का ही रहा। और एक डॉक्टर सीआर तेतरवाल करके सर हैं, वो उनका भी इसमें योगदान रहा। उनसे मेरी सीधी फ़ोन पे बात होती रहती थी, तो वो भी मुझे कहते थे कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो टीचर्स होते हैं, वो फ़ोन पे सीधी बात भी नहीं करते हैं, वो आपको बताते भी नहीं हैं, वो आपसे जुड़ना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है यार क्या पता मेरा समय लेगा। तो उनका भी योगदान रहा है। और कल्याणी वलथ मैम का तो मैंने आपको बता ही दिया, उनके बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़ी है मैंने, उनके वीडियोज़ देखे हैं। और ये इनका योगदान रहा है मेरी ज़िंदगी में। तो भरत आप हमारे यहाँ पधारे, आपने खूब सारी जी, जानकारियाँ हमारे साथ साझा की। जी। जो बच्चे हैं तैयारी करने वाले, हुँ, उनको आपके इस इंटरव्यू से खूब फ़ायदा होने वाला हुँ, है। हुँ। आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू सर।